तो चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल आज खत्म हो गया। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कल कि इंडिया आज 3 या 4 विकेट से ज़्यादा नहीं खोएगा और 350 रन बना देगा, तो उस हिसाब से रन्स कम बने। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने आज बहुत स्लो बैटिंग की, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से मैच देखा हो तो सेकंड सेशन में जहां 26 ओवर्स में केवल 56 रन बने हैं, उस टाइम स्टीव स्मिथ ने बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने इंडिया के रन्स रोक दिए। जो कि हम कल के वीडियो में बात कर रहे थे कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान रोहित शर्मा ने ये ट्रिक मिस कर दी थी। उन्होंने इस तरह की फील्ड नहीं लगाई जहां की वो रन रोक सके। आज स्टीव स्मिथ ने वही काम किया। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ की ये नेगेटिव कैप्टेंसी रही, क्या पता नहीं क्यों वो जीत के लिए जाना नहीं चाहते। लेकिन इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो शायद ये उनकी जीत के लिए जाने की स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया के बैट्समैन आक्रामक बैटिंग करते हैं। तो जब इनको बाउंड्रीज नहीं मिलती हैं तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सेकंड सेशन में आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने 7 फील्डर्स ऑन साइड में लगा दिए और उनके स्पिनर्स और उनके बॉलर्स मिडिल और लेग स्टंप पे ही बॉलिंग कर रहे थे। अब ऐसे में अगर बैट्समैन को रन बनाना है तो उसको रिस्क लेके ही शॉट मारना पड़ेगा। जैसा कि पहले सेशन में भी अगर आपने देखा हो, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे, उस टाइम भी मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग की है वो 3 फील्डर्स बिल्कुल डीप में उन्होंने ऑन साइड में लगा रखे थे और वो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, जिसपे रोहित शर्मा ने एक छक्का भी लगाया, गिल ने भी चौका लगाया और रोहित शर्मा ने भी एक और चौका लगाया। लेकिन वो स्ट्रेटेजी उनकी काफी अच्छी थी कि वो बैट्समैन को टेम्प्ट कर रहे थे और वो जानते हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये लोग हुक और पुल करने से कभी चूकेंगे नहीं, और रोहित शर्मा ने किया भी वही। अब हालांकि रोहित शर्मा की बहुत बदकिस्मती रही, जो मैट कुनमैन की बॉल पे वो आउट हो गए। वो बॉल मेरे ख्याल से इतनी आसानी से मैट कुनमैन को अपनी लाइफ में कभी भी विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच होती है तो रोहित शर्मा जैसे कैलिबर का बैट्समैन और उसको इतनी शॉर्ट पिच बॉल अगर ऑफ स्टंप के बाहर मिले तो उसे पूरा फील्ड खुला हुआ दिखता है और वो बिल्कुल टूट के पड़े जिसमें कि वो तेज मारने के चक्कर में बॉल हवा में चला गया और वो आउट हो गए। तो ये कभी कभी हो जाता है बैट्समैन के साथ, इसमें बैट्समैन को दोष नहीं दे सकते। रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर रोहित शर्मा आउट नहीं हुए होते तो हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन इंडिया का 375 या इवन 400 भी स्कोर हो सकता था, क्योंकि इस विकेट में उस टाइम तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बैट्समैन आउट होता। बाद में आपने देखा कि पिच थोड़ी थोड़ी स्पिन भी लेने लगी थी। और अब मैं एक बात आपको फिर से याद दिलाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने इंडिया के बॉलर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये हम पहले अपने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के बॉलर्स और इवन स्पिनर्स, ये लोग हमेशा इनकी लेंथ अच्छी नहीं होती है। ये बैट्समैन के पैर पे खिलाते हैं। इन्होंने उस्मान ख्वाजा के 180 में से आधे से ज्यादा रन पैर पे बॉल फेंक के बनवाए हैं या उसके लेग स्टंप पे बॉल फेंक के बनवाए हैं। आज आप देखिए नेथन लायन और मैट कुनमैन, ये दोनों, और इवन टॉड मर्फी, इन लोगों की इतनी ज्यादा नेगिंग लेंथ होती है। ऑफ स्पिनर तभी कारगर होगा जब वो चौथे और 5वें स्टंप पे बॉलिंग करे और वहां से ही अंदर भी लाए बॉल को और बाहर भी निकाले। तो जब नेथन लायन जैसे कैलिबर का बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन हमेशा टेंशन में रहता है। पहली बात तो बहुत सारे बैट्समैन को अपना ऑफ स्टंप पता नहीं होता है कि वो कहाँ है, और उसके बाद नेथन लायन जैसा जब बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बैट्समैन को और टेंशन इस बात का रहता है कि पता नहीं कौन सी बॉल अंदर आएगी और कौन सी बॉल बाहर जाएगी और कौन सी सीधी रह जाएगी। तो जब इस तरह का टेंशन बैट्समैन के दिमाग में हो तो उसको आपको लेंथ तो वेरी करके खिलाना पड़ेगा ना, और खासतौर पे इस तरह की लेंथ जो कि नेथन लायन डालते हैं। अगर आप नेथन लायन की पिच का मैप देखें तो आपको सारी बॉल्स 95% से ज्यादा बॉल्स आपको वो देखने को मिलेंगी जहां बैट्समैन हमेशा इस पशोपेश में रहता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। जबकि इंडियन स्पिनर्स जडेजा और अक्षर पटेल को तो आप छोड़ दें, इवन रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने 6 विकेट लिए वो भी
कभी छोटी, कभी लेग स्टंप पे, कभी पैर पे, इस तरह की बॉलिंग करते हैं। कंफ्यूज मत करिए, रविचंद्रन अश्विन को जो 6 विकेट मिले हैं उसमें से एक्चुअली विकेट तो उनको एक ही ढंग की बॉल पे मिला है जो कि मिचेल स्टार्क का मिला है, जो कि एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर का डिसमिसल होता है। बाकी अगर आप कहें कैमरून ग्रीन, तो कैमरून ग्रीन की बॉल तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के भी आधा फुट बाहर थी। वो स्वीप करने गया और उसका ग्लव लग गया, वो आउट हो गया। वो इट वॉज नॉट अ बॉलर्स विकेट, वो तो बैट्समैन की बदकिस्मती थी जो उसका ग्लव लग गया और वो आउट हो गया। अगर वो उस टाइम आउट नहीं हुआ होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया 600 रन भी बना देती। तो कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और स्टीव स्मिथ की कप्तानी इतनी अच्छी थी कि वो बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे कि किसी भी हालत में इनको फ्री में रन नहीं देना है। मतलब आपको अगर याद हो, सुबह के सेशन में शुभमन गिल ने एक शॉट तो लेग स्टंप के बाहर जाके मिचेल स्टार्क को ऑफ साइड में खेला था, क्योंकि उन्होंने ऑन साइड पैक कर दिया था। अब ऑन साइड पैक करने के बाद अगर वो लेग और मिडिल स्टंप पे ही बॉल डाल रहे हैं तो बैट्समैन क्या करेगा? और शुभमन गिल जैसा बैट्समैन जिसको कि रन बनाने की आदत है, उसको अटैकिंग खेलने की आदत है। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि स्टीव स्मिथ का ये बहुत अच्छा मूव था। और फिर चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बॉल मिस हो जाती है, सीधी बॉल मिस हो जाती है। अब आप दोष देने को दोष दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, सीधी बॉल मिस हो गई, एलबीडब्ल्यू हो गए, अब उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, शुभमन गिल जो आउट हुए, शुभमन गिल का आउट होना एक्चुअली इंडिया के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहा, क्योंकि वो अगर रहते तो काफी अच्छा पोजीशन अभी इंडिया का होता। लेकिन अब इतनी ज्यादा गर्मी में क्रैम्प आ गया उनको और उसके बाद मुझे लगता है लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, तो चलता है। हालांकि 3 विकेट पे 289 थोड़ा सा कम स्कोर है, लेकिन जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने अपनी फील्ड पोजीशंस लगाई थी उस हिसाब से ये स्कोर ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि देखिए अभी इंडिया करीब 190 रन से पीछे है। अब कल के दिन में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? विराट कोहली का देखिए शतक आना ना आना वो एक सेकेंडरी इशू है, हालांकि बहुत सारे लोग इसी बात की इंतजार कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा विकेट जो है इस पे अगर शुरू का कल आधा घंटा विराट कोहली ने निकाल लिया तो फिर हमें शतक नहीं, फिर हमें दोहरे शतक की ओर देखना चाहिए विराट कोहली की तरफ से। और जैसे 190 रन का अभी डेफिसिट बनता है, तो 190 रन में से अगर कल सुबह आधा घंटा ये स्लो खेले और मान लीजिए 20 रन भी बनाए या 15 रन भी बनाए और पूरे सेशन में अगर मान लीजिए ये 70 रन बनाते हैं, तो डेफिसिट बचता है 120 रन का। उसके बाद के जो 30 ओवर होंगे लंच और टी के बीच में, उन 120 रन में से इनको कोशिश करनी चाहिए कि 80 रन ये बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर ये पहले 2 सेशंस में अगर ये 150 रन बना लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की लीड को भी पूरा कर सकते हैं और 30 रन प्लस में भी जा सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि काफी 30 ओवर, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने 100 ओवर फील्डिंग की है और 100 ओवर नहीं मतलब 90 ओवर फील्डिंग की है, क्योंकि 10 ओवर कल किए थे। तो 90 ओवर आज के और कल के अगर 30 और 20 50 ओवर और हो जाते हैं तो 140। इतनी गर्मी में फील्डिंग करने के बाद टी के बाद अगर ये सिर्फ 30 रन की लीड पे भी ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए बुला लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि देखिए इंडिया होम टीम है और इनिशिएटिव रोहित शर्मा को लेना पड़ेगा। स्टीव स्मिथ चाहे ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच से पीछे हो, लेकिन अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो भी उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो फॉरेन टीम है। होम टीम जो है इनिशिएटिव उसको ही लेना चाहिए। अगर मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है, अगर टेस्ट मैच को अलाइव रखना है, टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखना है, तो होम टीम के कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैच को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसा कि आज कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा कि उनका ये सजेशन था कि ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंडिया को 50-60 रन ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है। मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल क्लियर कट इन्विटेशन दे रहे हैं कि नाउ वी वांट टू मेक अ मैच ऑफ इट, हम इसको बोरिंग ड्रॉ नहीं करना चाहते, अब आप आइए और आप इनिशिएटिव लीजिए कि क्या करना है। तो अब मान लीजिए 60 रन पहले ये इंडिया डिक्लेयर कर दे, वैसे डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि लंच तक अगर 70 रन बनाते हैं और इंडिया का एक आध विकेट ही जाता है तो भी इंडिया के पास 6 विकेट बाकी रहेंगे। वो 6 विकेट आके अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करें तो ये विकेट ऐसा नहीं है जहां पे गुच्छों में सारे विकेट गिर जाएंगे और आपको 100 रन की लीड दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है इस विकेट के ऊपर, और इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ताबड़तोड़ बैटिंग करके जितना भी हो जाए उतना स्कोर करें, क्योंकि आपको देखिए ये विकेट इतना बॉलर्स के फ्रेंडली नहीं है। इसलिए आपको भी ऑस्ट्रेलिया को तीसरी इनिंग्स में आउट करने के लिए नंबर ओवर चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो इनको जितना थका सकें थकाएं, और जितना भी स्कोर होता है टी तक या टी के 15 मिनट बाद खेल के और डिक्लेयर कर दें, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बोलें आप आइए बैटिंग करिए, और या तो हो सकता है टी के आधे घंटे पहले डिक्लेयर कर दें, और फिर क्लियर कट इन्विटेशन रहेगा ऑस्ट्रेलिया को कि अब आपको मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अब जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करेगा तो ऑस्ट्रेलिया की भी थू हो जाएगी, तो उनको भी ये तो समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए कुछ भी हो, अब क्या होता है कल सुबह के सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ने अगर एकदम से विकेट कोई नहीं खोए तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज करेगा मैच में रिजल्ट लाने के लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है, और फिर मुझे लगता है कि इस मैच का रिजल्ट आने के चांसेस 50% हैं, और इंडिया का हारना अब मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे टाइम पे बैटिंग कर रहा है। अब जब तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा तो बैटिंग के लिए कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पहले बैटिंग की थी पहली पारी में, उस तरह से वो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो करने की ऐसे कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच में इंडिया को जीतने के 50% चांसेस हैं, बाकी 25-25 ड्रॉ और ऑस्ट्रेलिया की जीत के हैं। ऑस्ट्रेलिया की जीत के तो मुझे बहुत कम चांसेस नजर आते हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, शाम को मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे कि 5वें दिन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।